सो हमारे चैप्टर की लास्ट थियरी है ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं ये ट्रांसफॉर्मर? जैसे कि एक मूवी भी है हॉलीवुड की ओके, ट्रांसफॉर्मर्स 1 2 3 पूरी सीक्वेंस है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? तो हम अल्टरनेटिंग सोर्स यूज कर रहे हैं अभी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब बढ़ेगा कम होगा, लाइक दैट। ये वोल्टेज बढ़ेगा और कम होगा, वो करने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट तो चाहिए, वही ये इक्विपमेंट है। विद द इक्विपमेंट और से विद द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमें करना है। अल्टरनेटिंग में वो जो सोर्स से हो रहा है वो तो है ही, लेकिन सपोज ऐसा समझो कि वो आ रहा है हमारे घर में, जैसे 220 वोल्ट आ रहा है, तो वो हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है और अभी हमें उसको कर देना है 440, नहीं बोलते 440 वोल्ट का झटका लगा ऐसे तो वो स्टेप अप, मतलब क्या, हमने बढ़ाया वोल्टेज, जो आ रहा था उससे बढ़ाया। कोई इक्विपमेंट्स होंगे, पर्टिकुलरली हमारे घर के इक्विपमेंट्स की बात नहीं है, इंडस्ट्री में कोई इक्विपमेंट्स होंगे जिसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ओके, तो वोल्टेज ज्यादा कैसे दे देंगे? तो फिर हम जो ये देंगे उसको हम इंक्रीज करेंगे, 220 नहीं 440 वोल्ट देंगे। या फिर पर्टिकुलर छोटी छोटी सर्किट्स होती है, ओके, बहुत छोटी सर्किट होती है, जैसे कि मोबाइल की सर्किट होती है, और से जो कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, उसमें जो सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत कम वोल्टेज देना पड़ता है। ओके, वेरी लेस। तो जहां वेरी लेस देना हो तो भी फिर हमें 220 वोल्ट नहीं दे सकते, तो वहां पे हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो तुम मतलब 220 से 2000 तक भी जा सकते हो, और तुम 220 वोल्ट से 10 वोल्ट पर भी आ सकते हो। तो वो करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। सिंपल कंसेप्ट अच्छे से सिंपल समझ जाओ, फिर बुक में से जो डेफिनेशन है बाय द डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, वो तो हम याद कर ही लेंगे, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। समझ लिया तो वो इजीली याद रह जाएगा। कल मतलब आज से 10 साल बाद भी कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए हाँ 12th में कुछ था सही ट्रांसफॉर्मर। इट्स नॉट लाइक दैट भाई। वो तो कभी भी रोड पे जाओगे, सोसाइटी में घुसोगे तो भी सोसाइटी के बाहर ट्रांसफॉर्मर दिखेगा। तो कोई पूछे तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये हाई वोल्टेज को लो करता है, लो वोल्टेज को हाई करता है। ओके, जैसे ये चैप्टर पूरा पढ़ा हमने, और हम फिर आज से 5 साल बाद सपोज इंडस्ट्री में गए और इंटरव्यू के लिए गए और बोले कि हमारे घर पे कौन सा सोर्स होता है, एसी सोर्स और डीसी सोर्स, और हमने बोल दिया डीसी सोर्स, तो फिर वो बोलेंगे क्या पढ़े यार तुम 11th 12th में और पूरा बैचलर्स में क्या पढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पढ़ा है डेफिनेशन, मार्क्स, वो सब हम ले आए, लेकिन जो उतना एकदम बेसिक होता है जिसके लिए हमें रट्टा नहीं मारना होता, सिर्फ समझना होता है आराम से, वो अच्छे से आ जाना चाहिए। फिर वो तो हम याद कर ही लेंगे। दैट जो हमारी एग्जाम सिस्टम है वो तो मेमोरी टेस्ट है कि तुम कितना याद रख सकते हो, एंड स्किल टेस्ट है कि तुम वो जो याद रखा हुआ है वो कितना लिख सकते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वो टेस्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंट टेस्ट और से तुम्हें कितना समझ में आई है चीजें, उसके लिए नहीं है। अभी वो टॉपिक कहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही है, बहुत बार पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो जो चाहिए वो देंगे एग्जाम में, उनको डेटा चाहिए, फिगर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी हम देंगे। और फिर सब जगह वो डेटा नहीं काम आता। ओके, फिर कंसेप्ट चाहिए, तो कंसेप्ट के लिए हमें समझना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मर क्या है? हम अल्टरनेटिंग सोर्स में जब हमें वोल्टेज बढ़ाना हो या कम करना हो तब हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, और वो इक्विपमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मर। डन? ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमने डिस्कस किया कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए, अगर 220 वोल्ट आ रहा है और मुझे 440 करना है, तो 220 टू 440 मतलब हमने क्या किया, बढ़ाया। तो उसके लिए सिंपल, उसमें याद भी क्या रखना है, बढ़ाया, तो उसे हम बोलेंगे स्टेप अप, बढ़ाया। स्टेप अप, स्टेप्स, हम स्टेप्स चढ़ते तो कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन ऐसे नहीं करते। स्टेप अप वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया। बाय ओम्स लॉ एंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि V और I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ओके, अदरवाइज ओम्स लॉ से तुम देखोगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा ओम्स लॉ से, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, तो V और I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, लेकिन इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वो हम थियरी में देखेंगे, वो हम थियरी में देखेंगे। ओके, और ओम्स लॉ से भी अगर समझना हो तो हम समझ सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस तुम्हारा सपोज कांस्टेंट है, R इज इक्वल्स टू V बाई आई है, रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 है, तो ऊपर 100 था और नीचे 10 है, तो 10 आ गया। अब तुमने ऊपर बढ़ाया, तुमने ऊपर बढ़ा दिया, 100 का 200 कर दिया, 100 का क्या कर दिया, 200 कर दिया। और अगर तुम्हें रेजिस्टेंस सेम ही चाहिए, रेजिस्टेंस तुम्हें सेम ही चाहिए, तो फिर करंट भी बढ़ना चाहिए। उस केस में रेजिस्टेंस अगर सेम रखना हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम आया था, तो कैसे 10 ओम आया था, 100 वोल्ट बाई 10 एम्पियर, V बाई आई, तो 100 बाई 10 क्या हो गया, 10। अब फिर से अगर तुम्हें 10 ही चाहिए तो 200 बाई क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में हम अप्लाई करेंगे कि इफ यू वांट दैट रेजिस्टेंस बी कांस्टेंट, देन वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि R इज इक्वल्स टू V बाई आई और V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर V इज इक्वल्स टू आई आर है, तुम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हो, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा, वैसे वोल्टेज कम करोगे करंट कम करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, स्टेप अप में क्या होता है वो तुम्हें पता चल गया, क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो बस यही समझ लो कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या होता है, कम होता है। वो क्यों, वो अभी हम देखने वाले हैं रीजन के साथ, लेकिन अभी तो समझो याद रखने के लिए कि वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। स्टेप डाउन अगर हमें करना हो, 220 वोल्ट से हमें कर देना है 110 वोल्ट, सपोज आधा कर देना है। ओके, सो वो कम करना है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। V एंड I आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन, बेसिक इतना समझ में आया। ओके, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप में वोल्टेज अप होता है तो करंट डाउन होगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होता है तो करंट अप होगा। इसका यूज क्या है, यूज क्या है, ये जो हमने डिस्कस किया वो टू इंक्रीज और डिक्रीज दी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज और डिक्रीज, अल्टरनेटिंग करंट तुम्हें इंक्रीज करना है तो वोल्टेज को डिक्रीज कर दो, अल्टरनेटिंग करंट तुम्हें डिक्रीज करना है तो वोल्टेज को इंक्रीज कर दो, ऑपोजिट ही तो करना है। डन। ओके, तो हमारी रिक्वायरमेंट करंट को अप डाउन करने की है, लेकिन हम चेंज किसको करेंगे, वोल्टेज को, तो ऑटोमेटिकली करंट चेंज हो जाएगा। डन। ओके, नाउ फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात है, ये डेटा एडिटिंग चेंज करने की वजह से ही थोड़ा टाइम लग गया, व्हाटएवर, जो मैंने लिखना चाह रहा था वो तो लिखा हुआ ही है। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एनर्जी लॉस 0 होता है। किसके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, कि जितना मैं यहां पे सपोज ऐसा समझो कि मैं 220 दे रहा हूं और मुझे 440 चाहिए। ओके, तो 220 दिया और 440 नहीं मिला, मुझे मिला 430 मिला, 10 वोल्ट नहीं मिला, उसका मीनिंग क्या है, लॉस हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। और सिंपल वे में समझे तो क्या, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होगा आइडियल केस में। आइडियल केस में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होगा, लेकिन हमें पता है आइडियल केस पॉसिबल नहीं है, इट इज हाइपोथेटिकल। क्यों, हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हर जगह आ जाता है। जैसे हमने जितना खाया उतनी ही एनर्जी क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं क्या, सारी की सारी हम वर्क में हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था ना कि सारे के सारे हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, राइट। ओके, क्यों, क्योंकि जब हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो लॉसेस होते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज की बात करें, से हम ट्रांसमिशन की भी बात करें, जैसे जितना पानी नगर म्यूनिसिपालिटी ने जितना पानी हमारे घर पर भेजा हुआ है सारा का सारा नहीं आएगा। अगर 10 लीटर भेजा हुआ है तो 10 लीटर हमारे घर पे नहीं आएगा, हमारे घर पे 9.5, 9 लीटर, 9.8, 9.9 भी आ जाए, लेकिन 10 नहीं आएगा। क्यों, पाइप में ही रह जाएगा, उन लोग ने वहां बंद किया। ओके, उन लोग ने वहां बंद किया तो पाइप में तो पानी रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरा पाइप खाली हो जाएगा। जो पाइप के अंदर पानी है उसको कौन धक्का मार के हमारे घर तक लाएगा, वहां से तो उन्होंने मोटर बंद कर दी। तो यहां पर हम जैसे कि नीचे ग्राउंड लेवल से टेरेस पे टंकी पे पानी चढ़ाते हैं,
तो यहां तो हमने जैसे ही मोटर बंद की तो पानी ऊपर जा रहा था, ऐसे नीचे से इलेक्ट्रिकल पावर हम दे रहे थे, तो मैकेनिकल में कन्वर्ट होके हम पानी को ऐसे धक्का मार रहे थे तो पानी ऊपर जा रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ किया तो बाय द ग्रेविटी प्रेशर वाटर वापस क्या हो जाएगा, नीचे। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा थोड़ी होगा। मैं हॉरिजॉन्टल में ऐसे मोटर यहाँ पे मोटर चलाई तो पानी को धक्का मार के दूर तक भेज रहा है। जैसे ही मोटर बंद की तो धक्का लगना बंद हो गया, तो यहाँ जो पानी भरा हुआ है वो तो भरा हुआ ही रहेगा। समझ में आया? तो लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जब तुम ऑन करोगे ना तब ये पानी आगे जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का है? पाइपलाइन खुला भी नहीं रख सकते, नहीं तो एयर भर जाएगी अंदर, तो अंदर वाटर होगा ही हमेशा ही। इसीलिए कोई भी लाइन हो, म्यूनिसिपैलिटी की लाइन हो और तुम बोलो अभी इसको मारो, उसमें से लीकेज करो, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं अभी थोड़ी पानी आता है तो उसमें से पानी निकलने वाला है। अरे भले अभी पानी नहीं आता, पानी तो अंदर है ही। अंडरस्टूड? ओके। कहने का मीनिंग क्या है, ये तो हम लीकेज की बात कर रहे थे कि जितना भेजते हैं उतना आता नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर में भी यही होता है। ओके, जितना, जैसे कि हम पेट्रोल चलाए पेट्रोल को हम यूज करें व्हीकल में, तो 1 लीटर में जितना चलना होगा आइडियली सभी गाड़ी में उतना चलेगा क्या? सभी गाड़ी में उतना नहीं चलेगा, क्योंकि सब में फ्रिक्शन, गियर अरेंजमेंट, टायर की साइज, टायर में कितनी एयर है, वो सब कुछ अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? सेम पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इंजन सबका सेम ले लो, फिर भी अलग अलग होगा। तुमने दो सेम मैन्युफैक्चरिंग, सेम कंपनी की बाइक ले ली, सपोज 150 सीसी की, सेम कंपनी की सेम बाइक ले ली, और एक ऐसा भी नहीं कि एक पुरानी और एक नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालो, इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालो और बोलो जितना दूर जा सकते हो जाओ, तो क्या दोनों एक जैसा ही डिस्टेंस कवर करेंगे? कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। क्यों? एक जैसा डिस्टेंस कवर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रास्ते थोड़ी सेम है दोनों के लिए। हमने बोल दिया कि तुम्हें यही रास्ते पे जाना है, भाई कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे गड्ढा नहीं होगा। सेम रास्ते पे हम जाए, हमारे बाजू में यहाँ पे गड्ढा होगा और यहां से जा रहे हैं तो नहीं है, वो गड्ढे में जाएंगे तो फ्यूल कंजम्पशन डिफरेंट हो जाएगा वहां पर। बहुत माइन्यूट बात कर रहे हैं हम। कहने का मीनिंग क्या है कि 100% एनर्जी, इनपुट एनर्जी का आउटपुट एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो हम तो अभी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग क्या होता है? जितना हमने इनपुट पावर डाला उतना ही हमें आउटपुट पावर मिल रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है आइडियल। डन? ओके। सो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एनर्जी लॉस इज 0। याद रखना, एमसीक्यू में पूछे कि भाई एनर्जी लॉस कितना होता है, तो आगे वर्ड अगर आइडियल लिखा हो तो 0, और अगर आइडियल वर्ड नहीं लिखा हो और सिंपली ऐसा ही पूछा हो फॉर ट्रांसफॉर्मर एनर्जी लॉस इज 0, तो दैट इज फॉल्स। एनर्जी लॉस कहां से भाई 0 होगा? बहुत सारे एनर्जी लॉस होंगे, वो भी हमें पढ़ना है। डन? ओके। तो फिर क्या, एनर्जी लॉस अगर 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। एनर्जी लॉस 0, जितना डाला उतना मिल रहा है इस केस में पर्टिकुलरली फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होगा? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। पावर की डेफिनेशन हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला भी निकाला। पावर की डेफिनेशन पता है, P इज इक्वल टू VI, सो PI इज इक्वल टू VI इंटू II, मतलब इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। डन? ओके। सो VI बाई V0 और VO ये नीचे आ गया, तो I0 बाई II आ गया। डन? अब यहां पर देखो, VI एंड II, इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, और आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। दैट्स व्हाई हमने यहां लिखा हुआ है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो यहां से हमें, तुम्हें ये सिर्फ इतना लेना है आउटपुट क्या, कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। डन? ओके। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी आगे देखते हैं क्या क्या होगा उसमें। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो करंट
मतलब दोनों वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयरफॉर इफ वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, जब ये बढ़ रहा है तभी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा। जहां पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जहां पे वोल्टेज को कम कर रहे हैं और करंट को बढ़ा रहे हैं उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस हमारा 0 होता है, और एनर्जी लॉस 0 हुआ मतलब इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, पी इनपुट पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। अगर हम लिखे तो पी इज इक्वल्स टू वी आई, सो वी आई आई इज इक्वल्स टू वीओ आईओ, दोनों को एक दूसरे के नीचे ले जाए, सो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ओके, वोल्टेज एंड करंट इनपुट हो या आउटपुट दोनों के दोनों क्या आ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए, दैट वी हैव डिस्कस्ड। डन। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है उसके कंस्ट्रक्शन में। सो कंस्ट्रक्शन तो ऐसा ही है, देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो देखो क्या है ट्रांसफॉर्मर में। सबसे पहले तो ऐसा एक मेटल का कोर लेना होता है। ओके, मतलब ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल वॉट एवर यू कॉल्ड, वैसे मेटल का स्ट्रक्चर लेना होता है जिसको हम कोर बोलते हैं, दैट इज द कोर। और वो किससे बना होता है, सॉफ्ट आयरन का। वो क्यों सॉफ्ट आयरन का लेते हैं वो सब हम लॉसेस में देखेंगे। ओके, लेकिन ये मेटल का स्ट्रक्चर हम लेते हैं, वो मेटल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन। और से वो मेटल का स्ट्रक्चर सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है और वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोर। ट्रांसफॉर्मर का कोर बोलते हैं। डन। फिर तुम देख सकते हो कि यहां पर ऐसे वाइंडिंग्स लगी हुई है और यहां पर भी ऐसे वाइंडिंग्स लगी हुई है। ओके, सो ये वाइंडिंग्स ही बताती है कि हमें स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। ओके, वो कैसे रिलेशन है वो भी हम अभी देखेंगे, बट वाइंडिंग से हमें पता चल जाएगा, मतलब दोनों साइड सेम वाइंडिंग होने वाली नहीं है। नंबर वाइंडिंग सेम वाइंडिंग नहीं होने वाली, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा हूं कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स सपोज 5 है तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 5 तो होगी ही नहीं। ओके, 5 से ज्यादा होगी या 5 से कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने या कम होने से ही वोल्टेज हमारा बढ़ेगा या कम होगा। अगर हमें बढ़ाना नहीं है, कम नहीं करना है, जितना है उतना ही लेना है, तो ट्रांसफॉर्मर यूज क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें 220 वोल्ट ही चाहिए तो व्हाई यू आर यूजिंग ट्रांसफॉर्मर? डायरेक्टली जो एसी आ रहा है उसको ही यूज करो। बट तुम्हें 220 नहीं, तुम्हें 440 चाहिए, तब फिर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो जाएगी, तो वो कभी सेम होगी नहीं। याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स कभी भी सेम होगी नहीं। जो इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स हम जो कॉइल हम लगा रहे हैं इनपुट में, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके, कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है तो ऐसे प्राइमरी। ओके, और जो आउटपुट में होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ टर्न्स n लिख रहे हैं तो वहां पे np लिखेंगे, दैट डिनोट्स द प्राइमरी। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में कितने हैं वो हम यहां शो करेंगे। देन इसके बीच में जो हम वोल्टेज देंगे उसको हम बोले हैं EP, मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। डन। देन IP, इसमें से जो करंट पास होगा वो तो करंट इन दी प्राइमरी। वैसे ही सेम ES वोल्टेज इन दी सेकेंडरी कॉइल, NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड IS दैट इज करंट इन दी सेकेंडरी। डन। ओके, नाउ ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में देखेंगे, मतलब जो हमारा बाकी है 6th चैप्टर। ओके, लेकिन बेसिक तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें से करंट पास हो रहा है, जैसे कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे 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 ही है, चलो ऐसे 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 करंट घूम रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही है। तो यहां पे अगर मैं कोई दूसरी कॉइल रखूं उसके बाजू में, ओके, तो उसमें वो भी मैग्नेटाइज होने लगेगी। ओके, और उसमें पर्टिकुलरली करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। वो सब हम इसके पहले वाले चैप्टर में देखेंगे। इंड्यूस्ड होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो सब हम इसके पहले वाले चैप्टर में देखेंगे। बट फॉर दिस थियरी कंसर्न, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एटलीस्ट दैट
हमारा इसके पहले वाला चैप्टर डिस्कस करना बाकी है, तो उसमें हम देखेंगे कि इंडक्शन कैसे, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होना, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना। तो हम करंट को, जैसे कि यहाँ पे करंट हम पास कर रहे हैं करंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अगर तुम करो तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर और से पर्टिकुलरली जो हमारा जनरेटर होता है, हम जो से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वहां से हम अगर पानी को पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज कर रहे हैं, पानी की, वाटर की, तो वो टरबाइन घुमा रहा है, टरबाइन घुमा रहा है और फिर पानी तो चला जा रहा है, टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के शाफ्ट के साथ साथ जनरेटर का शाफ्ट है, तो जनरेटर का शाफ्ट ऐसे गोल 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 घूम रहा है, और उसके यहाँ पर दोनों साइड मैग्नेट्स रखे हुए हैं, कॉइल्स रखी हुई है। सो उस वो आयरन है, जो शाफ्ट है वो आयरन है और दोनों कॉइल है, मैग्नेट्स रखे हुए हैं। तो मैग्नेट्स के अंदर तुम आयरन को घुमाओ या आयरन के अंदर मैग्नेट्स को घुमाओ, व्हाटएवर, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। तो वो सारे कंसेप्ट हम इसके पहले वाला जो 6 नंबर का चैप्टर है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के पहले वाला चैप्टर है, उसमें हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। यहां पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इट वर्क्स ऑन दी म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, कि भाई ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, तो एक में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरी साइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां से अगर तुम करंट पास कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी यहां प्रोड्यूस होगी उतनी ही यहां भी चली जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी। यहां पर अभी तुमने कुछ भी किया नहीं है, यहां पर तुमने कुछ नहीं किया, यहां पर ही तुमने करंट दिया, यहां पर ही वोल्टेज दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स भी यहीं पे है। नंबर ऑफ टर्न्स भले ही तुमने रखी, लेकिन उसमें करंट प्रोड्यूस मतलब करंट फ्लो तुमने नहीं करवाया। यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई उसकी वजह से ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो पास होगी, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा कोर है उससे पास होगी, और वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा, पूरा ईएमएफ प्रोड्यूस, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ एंड और वो सब हम इसके पहले वाले चैप्टर में देखेंगे। यहां पर 1 मार्क का क्वेश्चन जो बनेगा वो कि भाई ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो तुम्हें सिर्फ एक वर्ड, 2 वर्ड में आंसर लिखना है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब अगर हम देखें, देखो क्या बोला हमने कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस इज 0, इससे पहले ही हमने डिस्कस किया, आइडियल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस 0 होता है, तो पीआई इज इक्वल्स टू पीओ। पीआई को अगर हमने यहां पे डिस्कस किया, वैसे अभी क्या लिखा वही सेम ही है कि वीआई और आईआई, पी इज इक्वल्स टू वीआई, तो हम ईपी और आईपी लिख सकते हैं, प्राइमरी आई और इनपुट आउटपुट के बजाय हम प्राइमरी सेकेंडरी के टर्मिनोलॉजी में लिख रहे हैं। सो ईपी आईपी और यहां पर ईएस सेकेंडरी, आईएस सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज, वहां पे प्राइमरी करंट प्राइमरी वोल्टेज, वैसे लिख दिया। तो जैसे यहां पे हमें मिल रहा था वैसे ही मिलेगा ना, यहाँ क्या मिल रहा था, वी आई बाई वीओ, आईओ बाई आई आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो भाई वी को तुमने ई लिखा है, फंक्शन तो वही मिलेगा ना, ईपी बाई ईएस, तो आई एस बाई आईपी, डन। सो हमें पता चल गया कि ई एंड आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही चीज जो हमने इंट्रो में देखी वही चीज यहाँ पर फिर से सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट की बजाय प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ, डन। ओके, नाउ इसमें पर्टिकुलरली म्यूचुअल इंडक्शन से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट अगेन वी विल सी इन प्रीवियस चैप्टर, और उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाइव बाई डी टी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो ईपी अगर बोले हम प्राइमरी वोल्टेज, सो उसके लिए हम लिखेंगे एनपी डी फाइव बाई डी टी, एंड ईएस के लिए लिखे तो माइनस ऑफ एन एस डी फाइव बाई डी टी। सिंपल। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमने अपना फॉर्मूला जो है सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जहां पे इंड्यूस ईएमएफ हो, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम तो करंट पास कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो वो ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, करंट है तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है। ओके, तो इसलिए बोला ना म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल। सो वो जो इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला क्या है, सो E इज इक्वल्स टू से माइनस एन, E इज इक्वल्स टू से माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डन। तो प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए हमने वो लिख दिया। नाउ
यहां पर हो क्या रहा है कि जितना यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है विद द हेल्प ऑफ दिस कोर, ये जो कोर है वो कोर की वजह से यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड पास होके सेकेंडरी में भी सेम मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो अगर यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेम मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर भी होगा क्योंकि वही है। ये देखो ये पिंक कलर से जो दिखाया गया है वो सपोज ऐसे हमारी मैग्नेटिक, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी। डन। वो अगर करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो फिर वो ऐसे ऐसे जाएगा, तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड और सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अगर ये डी फाई बाई डी टी सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है, बी ए कॉस थीटा और बी डॉट ए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा। ओके, सो बी ए, तो डी फाई बाई डी टी सेम फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए डी फाई बाई डी टी क्या है, सेम। अगर डी फाई बाई डी टी सेम है तो इसका डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ईपी बाई माइनस ऑफ ईपी बाई एनपी, और इसके लिए भी माइनस ऑफ ES बाई NS, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया ES बाई EP। ये ES इसका क्या हुआ, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, EP बाई NP। ओके, तो EP यहाँ EP को यहाँ ले लो, EP बाई NP, और ये ES बाई NS दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डन। ओके, ये यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ EP बाई NP। वैसे ही वहां से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ES बाई NS। ये दोनों क्या है, डी फाई बाई डी टी, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ EP बाई NP दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ES बाई NS। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ES नीचे आ जाएगा तो EP बाई ES उल्टा, इसको उल्टा लिखा है, EP बाई ES इज इक्वल टू ये NP यहां चला जाएगा तो NP बाई NS, तो NP बाई NS। डन। ओके, इससे हमें क्या पता चला, देखो इससे हमें ये पता चला कि E फॉर सेकेंडरी में जो वोल्टेज हमारा आने वाला है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NS, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NS, मतलब सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, तुम्हें पूछेंगे इफ वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इफ वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब पहले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब तुम्हारे पास कम वोल्टेज है उससे तुम वोल्टेज बढ़ाने वाले हो, तो यहां पर कम वोल्टेज है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, और यहां पर ज्यादा वोल्टेज तुम्हें करना है तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें ज्यादा लेनी पड़ेगी। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, सो बोलेंगे तुम्हें कि भाई NP ज्यादा होगा या NS ज्यादा होगा, ऐसा बोलेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो NP मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, क्या ज्यादा होगा। तो स्टेप अप है तो तुम्हें बढ़ाना है मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, बढ़ाना है मतलब वही हुआ ना, प्राइमरी से सेकेंडरी का ज्यादा होना चाहिए, तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा, तो प्राइमरी की कंपेयर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे स्टेप अप में। ओके, मतलब ऐसा बोल दिया है तुम्हें, सपोज कि प्राइमरी वोल्टेज मेरा है से 10 वोल्ट और सेकेंडरी में तुम्हें चाहिए 100 वोल्ट, तो 10 टाइम्स बढ़ा दिया तुमने, 10 टाइम्स बढ़ा हुआ चाहिए, तो यहां पर अगर तुमने लिया है 5 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ली है 5, वो भी 10 टाइम्स बढ़ा दो तो 5 10 50 नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर लेनी पड़ेगी, तब जाके स्टेप अप होगा, और 50 नहीं ली तो स्टेप अप होगा नहीं। अंडरस्टूड? हाँ 50 ने ली 40 ली, हाँ स्टेप अप तो होगा, हाँ यस, उतना नहीं होगा, करेक्ट। ओके, स्टेप अप तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, यस। सो कहने का मीनिंग क्या है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर तुम्हें स्टेप अप करना है तो तुम प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो तुम्हारे पास प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज है और सेकेंडरी में तुम्हें कम चाहिए, तो सेकेंडरी में तुम नंबर ऑफ टर्न्स भी कम रखना कंपेयर टू द प्राइमरी। समझ में आया? फिर से रिपीट करूँ, ये आ गया ना? ओके, सो दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स का हुआ, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन।
देन तो हमें फिर लास्ट में हमें चाहिए कि हमारे ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, तो 100% एफिशिएंसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, क्यों? डिफरेंट लॉसेस, हमने इसके बाद वाली थियरी ही है हमारी क्या, कि कौन कौन से टाइप के लॉसेस होंगे। ओके, सो 100% कोई भी इक्विपमेंट वर्ल्ड में आज की डेट में कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक नेचर का लॉ है जो ओपोज करने का, उसके अगेंस्ट है, इसलिए। ओके, मतलब जो बेसिक नेचर का है उससे अगेंस्ट में ही होता है, इसीलिए 100% एफिशिएंट तो होगा ही नहीं कोई भी इक्विपमेंट। ओके, फिर कोई भी मतलब कोई भी, नॉट ओनली साइंस, मतलब कोई भी इक्विपमेंट हम बनाए 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ओके, मतलब आज की डेट में तो नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हम कार्नोट साइकिल पढ़ ली, याद है ना? तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमने मैक्सिमम ले ली थी। आइडियल, उसको भी आइडियल केस में ले लो तो 100%, लेकिन हमें पता है 100% पॉसिबल। 100% एफिशिएंट मतलब कोई भी इक्विपमेंट अगर 100% एफिशिएंट है मतलब क्या, एकदम स्टैंडर्ड, उससे नीचे हो ही नहीं सकता और उसके ऊपर भी नहीं हो सकता, ना ऊपर ना नीचे, एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, तो वैसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देयर आर ऑलवेज लॉसेस। जस्ट लाइक अगर हम ह्यूमन में देखें तो हम बोल देंगे कि गॉड, तो किसी को अगर हम गॉड बोल दे तो फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक ही बाकी नहीं रही, कोई पावर बाकी नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा ना भाई। गॉड में ही तो सब कुछ है, उनके पास तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई ह्यूमन को अगर हम गॉड बोल दे तो वो कब बोल सकते हैं हम, उसके अंदर एक भी नेगेटिव पॉइंट ना हो तब, नॉट इवन अ सिंगल वन, तब भी हम गॉड नहीं बोलेंगे। हमें पता है कि कुछ तो होगा ही तो भगवान जैसा बोलेंगे, भगवान नहीं। ओके, या फिर भगवान का अवतार है, भगवान का रूप है, ऐसे बोलेंगे। भगवान के भक्त है, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो भी बोलेंगे। उसको उनको पूछोगे तुम तो वो लोग भी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे में भी बहुत खामियां है, ऐसा, मेरे में भी बहुत नेगेटिव। उनको पूछोगे तो वो लोग भी बोलेंगे, भले ही बाहर दिखाई ना दे। ओके, बाहर सबका दिखाई नहीं देता, बट सब में ही कमियां होती है। सब में मतलब सब में कोई बाकी नहीं। ओके, हमें देखना नहीं चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी देखनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स, शॉर्ट कमिंग्स। ओके, क्यों देखना, क्यों है भाई नेगेटिव है तो क्यों देखना है? देखना इसलिए है कि हम उसको दूर कर सके, दूर कर सकते हैं, दूर हम उसको कर सकते हैं। चलो यहां आ जाते हैं वापस। तो एफिशिएंसी मतलब 100% एफिशिएंट होता नहीं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए एफिशिएंसी 100%, लेकिन एक्चुअल में अगर कितनी होगी, तो एक्चुअल में हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट बाय इनपुट। ओके, तो आउटपुट जितना होगा उतना ही, इनपुट जितना होगा उतना ही आउटपुट है, तो 1/1 परसेंटेज निकालोगे इंटू 100 तो 100% आ गए। लेकिन आउटपुट जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उतना होगा, मतलब हम तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उतना होने वाला नहीं है। तो वो क्या होगा, इनपुट जितना होगा उससे आउटपुट कम ही होगा। हमने अगर 100 दिया हुआ है तो 100 वापस मिलने वाला नहीं है, 90 ही वापस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट 90/100 तो हो गया 0.9, 0.9 इंटू परसेंटेज में निकाले इंटू 100 तो 90% होगा। ओके, तो कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी सपोज कोई बोल दे कि 50%, तो उसका एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? 50% मतलब वॉट एवर पावर और एनर्जी यू आर गिविंग एज ए इनपुट, उसका 50% ही वो कन्वर्ट कर पाता है। डन। जैसे हमारे ऑर्गन है, तो हमारे ऑर्गन बाय दी एज उनकी भी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, धीरे 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 कम होती रहती है, कम। जैसे हमारी बाइक हो, तो बाइक की एफिशिएंसी, नई नई बाइक हो तो कैसे कोई आवाज नहीं करती और कैसे चलती है, एवरेज भी अच्छी देती है। फिर 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल 5 साल 10 साल तो एवरेज भी कम देती है, पर लीटर ऑफ फ्यूल कम किलोमीटर वो चलती है। क्यों? उसमें भी सारे लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये भी हमारा मशीन ही है, इसमें भी लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो अभी सपोज हम से जितना नहीं बोलते कि भाई अभी तो इनकी एज है तो जंक फूड खा रहे हैं ये वो, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो देखना हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग बाहर खाना है, यार ये बाहर घर का यार अच्छा वाला दाल चावल बनाओ ना, ऐसे ही बोलेंगे। उनको वो बाहर का खाना
और भले ही खाना ही दो, जंक फूड की बात नहीं है, फिर भी दे विल नॉट प्रेफर, दे वोंट प्रेफर। ओके, वो भाई, और जंक फूड तो नहीं 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 भाई, हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, ये पिज्जा पास्ता बर्गर दाबेली ये सब हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, दे अवॉइड। क्यों अवॉइड? उनको पता है कि खा के कौन सफर करे यार, पता ही है कि सफर ही करना है ये खा के, तो भाई नहीं करना सफर, लाइक दैट। वो सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि सबकी बॉडी की एफिशिएंसी धीरे 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 डाउन होती है। अगर डाउन ही ना हो तो किसी की डेथ ही ना हो। हमारा हार्ट अगर 100% एफिशिएंट काम ही करता जा रहा है, सब कुछ, सारे ही ऑर्गन, सारे सब कुछ 100% भी काम कर रहा है, तो डेथ कैसे होगी फिर किसी की? ओके, ब्रेन सबकी एक एज के बाद नहीं, लोग भूलते जाते हैं, कानों में सुनाई देना कम हो जाता है, दिखने में तकलीफ आ जाती है, थोड़ा कम दिखाई देता है, याद कम रहता है। ओके, तो वो क्या है, हमारे ऑर्गन अब वो मतलब पर्टिकुलर पर्सन के ऑर्गन उतने एफिशिएंट काम नहीं करे, सबके साथ ही ऐसा होता है। ओके, चलो, सो वही एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी दैट इज आउटपुट बाय इनपुट, 100% में निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये एक फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर वोल्टेज करंट में निकालना हो तो आउटपुट के लिए मतलब सेकेंडरी के लिए हम क्या लिखेंगे, ESIS। सो ESIS, और इनपुट के लिए प्राइमरी मतलब EPIP, P इज इक्वल टू VI, तो VI मतलब V मतलब E है हमारा, सो EPIP इंटू दो फॉर्मूला से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो कोई बोले कि भाई 50% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जो इनपुट है उसका 50% ही, मतलब सपोज जो इनपुट एनर्जी है उसका 50% ही तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, 50% तो लॉस हो गया, सो दैट इज अ बैड इंस्ट्रूमेंट और बैड ट्रांसफार्मर। तो हमारी एफिशिएंसी एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 80 to 90%, 80, 85, 90, 95, 95 तो बहुत अच्छी बात है, 95 प्लस भी बहुत अच्छी बात है, बट 80 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। उससे नीचे अगर आ रही है सो वी नीड इम्प्रूवमेंट और वी नीड एक्सचेंज। ओके, क्या एक्सचेंज कर ले, जैसे हमारी गाड़ी, तुम लीटर पेट्रोल डालो, 1 लीटर तुमने पेट्रोल अंदर फ्यूल फिल करवाया और फिर वो जा रही है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो फिर तुम सोचोगे यार अभी तो कल ही तो पेट्रोल फिल करवाया, कहाँ गया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में खत्म। बाइक में, अच्छा कार में तो मिलती है इतने, बाइक में 20 किलोमीटर, सोचोगे ये तो बहुत खतरनाक वाला लॉस है, 100 रुपीज में 20 किलोमीटर। ओके, तो फिर वी नीड टू एक्सचेंज दैट व्हीकल। ओके, यूज कम करना पड़ेगा, 100 रुपीज में 20 किलोमीटर, तो कार में यस, बट बाइक में नो, लाइक दैट। ओके, तो एफिशिएंसी समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ, क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में अगेन करंट हम दे रहे हैं तो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है कोर की हेल्प के, वही मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ भी मिल रही है, एंड वी आर गेटिंग नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से, एंड हमें करंट वोल्टेज सब कुछ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू, स्टेप अप होगा तो ज्यादा मिलेगा, स्टेप डाउन होगा तो कम मिलेगा। डन, सिंपल है, पक्का समझ में आ गया, श्योर ना। तो यही था हमारा ट्रांसफार्मर। देखो, तुम देख सकते हो कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर ये जो बनाया जाता है वो एकदम पतली पतली शीट से कनेक्ट किया गया है, मतलब ये पूरा ऐसे नहीं कि सिंगल ऐसे कोई हमारा मेटल का मटेरियल है, एक प्लेट है, एक प्लेट मतलब जस्ट लाइक हमारा 1 पेज होता है। ओके, 1 पेज अगर हो, 1 पेज अगर ये 1 पेज है, ये क्या है हमारा 1 पेज, तो ऐसी एक प्लेट है, फिर उसमें मैंने ऐसे ये दूसरी पेज डाल दी ऐसे, तो ये हो गई, फिर ऐसे करके सारी प्लेट्स इकट्ठा करके ऐसे बनाया हुआ है, तो ऐसे तुम साइड वे से देखोगे तो ये बहुत सारी इकट्ठा करके ये पूरा बना है, ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ इतना है, बट देखोगे तो बहुत सारी सरफेसेस इकट्ठा करके पूरी एक बॉडी बनाई गई है। ओके, क्यों, उसके भी रीजन है कि सम लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एक ही मटेरियल का कर देंगे, सो देयर आर लॉसेस, वो सब हम लॉसेस वाली थियरी में देखेंगे। ओके, सो समझ में आ गया, पक्का। ओके, so this is about the transformer, and now we are going to see the energy losses in transformers. Okay, so इसकी भी अलग से थियरी पूछी जाती है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, अलग से थियरी पूछी जाती है। ओके, चलो, पहला तो होता है कॉपर लॉस।
तो ये कॉपर लॉस क्या है, देखो कॉपर लॉस मतलब जो हमारी ये कॉइल्स है ना, प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स, वो क्या होगी, कॉपर की होगी। कॉपर ही हमारा, हम तो कंडक्टर के तौर पे कॉपर ही यूज करते हैं, तो वो कॉपर की होगी। ओके, अब ये जो कॉपर की कॉइल है वो अगर प्योर कॉपर होगा, प्योर कॉपर, तो बहुत बढ़िया बात है, प्योर कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, लेकिन वो प्योर कॉपर नहीं। अब तो सब लोग ऐसे चीटिंग वाला, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे चीटिंग वाला टाइम है, लोग चीटिंग कर रहे हैं तो टाइम को हम ऐसा क्यों बोले, लेकिन सब लोग ये ऐसा मार देते हैं सेम 100% प्योर, 100% प्योर, वर्ल्ड बेस्ट, इंडियाज बेस्ट। बेस्ट एक होता है यार, सब लोग बेस्ट बोलेंगे तो कैसे होगा। सो ऐसे 100% प्योर, तो 100% प्योर हम सही वाले प्योर की बात कर रहे हैं। सो इफ इट इज प्योर 100%, देन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो हमें करंट ही उसके अकॉर्डिंगली मिले। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्योर नहीं है, उसके अंदर इंप्योरिटीज है, उसके अंदर थोड़े बहुत एलोइंग मटेरियल भी डाल दिया गया है, प्योर कॉपर है नहीं, प्योर कॉपर नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो उसमें जितना पावर हमें देना है ना, उतना देने के लिए ज्यादा करंट देना पड़ेगा हमें। ओके, रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है मतलब ऐसा समझो ये हमारा करंट 2 एम्पियर का करंट जाना चाहिए था, तो पहले इतना रेजिस्टेंस है, तो उतने रेजिस्टेंस को ओवरकम करके 2 एम्पियर चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस है एक, उसकी वजह से ये 2 का 1.9 हो जाता है। तो हमने क्या किया, अच्छा ये रेजिस्टेंस की वजह से 2 का 1.9 हो रहा है और हमें 2 चाहिए, तो हम 2 नहीं भेजेंगे, हम 2.1 भेजेंगे। तो हमने 2.1 भेजा, रेजिस्टेंस आया, ओवरकम करके 2.1 में से क्या 2 आ गया, वही तो चाहिए था हमें। ओके, तो हमने ऑलरेडी ज्यादा करके भेजा। लेकिन अगर मटेरियल सही नहीं हुआ, तो हमने 2 चाहिए तो 2 नहीं भेज रहे, 2.1 भेज रहे रेजिस्टेंस को देखकर, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब ऐसे 2-3 रेजिस्टेंस आ गए क्योंकि इंप्योरिटीज आ गई है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये 2.1 से भी 2 नहीं हो रहा है, 2.1 से 1.9 हो गया। लो, हमें तो 2 चाहिए था, तो अगर हमें वापस 2 चाहिए तो हमें 2.1 नहीं, अब तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए 2.1 से हमें 2.2, 2.3 भेजेंगे, तब जाके यहाँ पे 2 मिलेगा। तो करंट ज्यादा करंट ज्यादा हमारा ज्यादा गया ना, अंदर सर्किट में हमारा ज्यादा करंट गया। अगर ज्यादा करंट जा रहा है तो हम देखो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीट गर्म हो जाएगा, वो हमारा जो कोर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। और अगर वो हीटेड हो गया तो वो क्या है, लॉस है, हीट लॉस, एनर्जी लॉस। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT 10th में देखा था हमने। ओके, तो ये जो हीट लॉस है वो क्या है, I के ऊपर, R के ऊपर, T के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है। सो करंट हमारा ज्यादा जा रहा है तो हमारा जो कोर है वो हीट हो गया, और वो हीट हो गया तो उसमें से क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकल रही है ना, हीट हो गया तो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो लॉस हो रहा है। तो फिर वही चीज वापस जितना तुम डाल रहे हो उतना यहाँ पे मिलेगा नहीं। क्यों? जस्ट बिकॉज तुमने प्योर कॉपर यूज नहीं किया, इसलिए। अंडरस्टूड? कई बार तो हम जानबूझ के प्योर कॉपर नहीं यूज करते, और कई बार होता ही नहीं तो यूज कहां से करेंगे। प्योर कॉपर होता तो बात बन जाती, लेकिन प्योर कॉपर है ही नहीं तो यूज करने की बात कहां है, सबका सब इम्प्योर ही है। ओके, सबका सब इम्प्योर ही है, तो फिर जितना भी सबसे कम इम्प्योर हो उसका यूज करके हम इक्विपमेंट बना देंगे। डन? तो ये हो गया हमारा कॉपर लॉस। तो ये कॉपर लॉस जो हुआ है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल, बाय यूजिंग दी प्योर कॉपर। अगर प्योर कॉपर हम यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो हमें एडिशनल करंट भेजना पड़ेगा नहीं, और अगर हम एडिशनल करंट, एडिशनल एनर्जी नहीं देंगे तो हमारा कोर हीटअप नहीं होगा, और कोर हीटअप नहीं होगा तो हमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। डन? तो पहला हो गया कॉपर लॉस। दूसरा है हमारा आयरन लॉस। ये क्यों? आयरन लॉस में क्या है? आयरन लॉस में 2 लॉसेज आर देयर। एक तो है एडी करंट लॉस। कौन सा है? एडी करंट लॉस। और दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। ओके, सबसे पहले तो एडी करंट लॉस देखते हैं। तो एडी करंट लॉस में क्या हो रहा है? एडी करंट, पहले तो क्या है? एडी करंट मतलब इंड्यूस्ड करंट है ये,
वो भी आएगा इसके पहले वाले चैप्टर में। ओके, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ये तो एग्जाम की वजह से हमने पहले ये डिस्कस कर लिया स्कूल एग्जाम में। ओके, सो एडी करंट ये इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस हो रहा है मतलब क्या कि यहां पे से हम करंट भेज रहे हैं, यहां पे से करंट भेज रहे हैं, और इसकी वजह से वो जो करंट भेज रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारा करंट तो क्या होगा कि हमारा करंट बढ़ रहा है और फिर वापस कम भी हो रहा है। तो अगर हमारा करंट बढ़ रहा है और वापस कम भी हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बढ़ेगी और कम होगी। तो जब तुम्हारी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो जो बार बार चेंज होती रहे, चेंज इन डी फाई बाई डी टी, याद रखो अभी इसके पहले ही हमने देखा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो करंट तो क्या है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है हमारा। सो करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। करंट के बढ़ने की वजह से, करंट की वजह से तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और डायरेक्टली कन्वर्ट होती है और हमें ईएमएफ मिल रहा है। तो मेन हम दे क्या रहे हैं, करंट। तो करंट ही हमारा बार बार चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। और अगर ये डी फाई बाई डी टी मिल रहा है हमें बार बार, तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होने की वजह से एक और करंट इंड्यूस हो जाता है, और वो जो और करंट इंड्यूस हो जाता है उसी को हम बोलते हैं एडी करंट, जो हम नहीं चाहते। क्योंकि हमने डायरेक्ट करंट बोला, अभी हमने क्या बोला, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी प्रोड्यूस हुआ, डी फाई बाई डी टी हो रहा है, डी फाई बाई डी टी हो रहा है मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट भी आएगा ही ना। जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां से करंट पास होगा। डन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा होता तो एडी करंट प्रोड्यूस होता नहीं, लेकिन हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है तो करंट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम नया करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। और ये नई करंट को ही हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। अंडरस्टूड। और ये नया एडी करंट प्रोड्यूस हो गया, अगेन नया करंट आया है, मतलब हीटअप वापस होगा कोर, एडिशनल आ गया ना करंट तो। ओके, तो वो हीटअप होगा। ओके, सो वो हीटअप होगा, अगेन हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। सो दैट इज एडी करंट लॉस। एंड ये जो एडी करंट लॉस है वो लॉस को कम कैसे करेंगे, ये एडी करंट लॉस को कम कैसे करेंगे, सो बाय यूजिंग प्लेटेड कोर। तो जो हमने अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये पूरा एक सरफेस नहीं है, ये पूरा एक सरफेस नहीं है क्या, यहां पर एक सरफेस है फिर दूसरी सरफेस है, तो हम कर क्या रहे हैं, ये जो एक सरफेस दूसरी सरफेस है ना, जैसे कि ये एक सरफेस है फिर ये दूसरी सरफेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस और दूसरी सरफेस के बीच में यहां पर छोटा सा इंसुलेशन रख देते हैं, वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन से प्लास्टिक, बहुत ही छोटा सा। ओके, तो होगा क्या कि यहां पर जो बार बार करंट चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से जो ईएमएफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो चेंजेस कम हो जाएंगे, और वो चेंजेस कम हो गए तो एडी करंट लॉस भी हमारा कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो इसीलिए बोला है बाय यूजिंग प्लेटेड कोर। तो ये जो कोर है उसको हम प्लेट कर दे रहे हैं ना, ये कोर है हमारा, तो इस यहां पर ही हमने प्लेटिंग कर दी, यहां पर भी प्लेटिंग कर दी, फिर यहां पर प्लेटिंग करके फिर ऐसे पूरा बनाया हुआ। अंडरस्टूड। तो उससे जो एडी करंट लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। सब जगह प्लेटिंग होता है, जैसे कि हमारी कॉइल है तो कॉइल में भी ऐसा होता है कि भाई कॉपर कॉइल है, उसके ऊपर इंसुलेशन तो होगा, हमारे वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, डायरेक्ट पकड़ेंगे तो हमें तो करंट लग जाएगा, तो छोटा सा प्लास्टिक का इंसुलेशन रखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि करंट पास हो रहा है तो अगेन कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो फिर कंडक्टिंग मटेरियल है, लाइव वायर है, टच होगा तो करंट भी लगेगा। चलो मान लो कि एकदम सेफली प्रिकॉशंस रखे हुए हैं, टच नहीं होंगे, वैसी जगह पे रखे हुए, फिर भी हीट लॉस हो जाएगा डायरेक्ट, वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर तो हीट लॉस होगा, तो फिर वो हमें चाहिए नहीं, इसीलिए हम इंसुलेशन रखते हैं। अब होगा क्या पता है,
इतने सारे टर्न्स होंगे, देखो वायर 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 वायर, तो सारे के ऊपर कोटिंग है प्लास्टिक का, तो ऐसे कोटिंग है कोटिंग है कोटिंग है और सारे एक साथ है। अगर करंट तुम्हारा बढ़ गया तो वो जब करंट बढ़ेगा तब ये छोटा सा थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट हो गया तो यहाँ तुम्हारा जैसे कि ये है, ये एक वायर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये सबके ऊपर इंसुलेशन है, तो ऐसे 4 उंगलियां एक साथ है, भले कोई बात नहीं, ओके, वो 4 टर्न है, ये 1 2 3 4 वायर जा रहे हैं ऐसे, इंसुलेटेड है। अब अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो इसका ये जो इंसुलेशन है और इसका इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट जनरेट हुई, मेल्ट हो गया तो क्या हो गया, ये दोनों चिपक गए एक साथ, चिपक जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो वो लोग चिपक गए, ये लोग भी चिपक गए, तो अब ये 4 वायर नहीं है, अब सिर्फ ये एक ही वायर है, तो तुम्हारा आउटपुट क्या हो गया, कम हो जाएगा, क्योंकि वायर की भी कैपेसिटी होगी ना, उतना ही तो पास होगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो इसीलिए इंसुलेशन इज नेसेसरी, बट वायर का इंसुलेशन तो तुम बोल सकते हो एट द सेम टाइम बाय यूजिंग प्लेटेड कोर। डन? तो ऐसे प्लेट्स रखे हुए होते हैं। डन? देन और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। सो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? तो हिस्टेरेसिस लॉस मतलब क्या कि अगेन उसी का कंसेप्ट है कि यहां पर करंट हमने दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से यहां पास हो रहा है सेम, बट हो क्या रहा है, अगेन करंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव करंट है तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी पॉजिटिवली यहां है। अब वापस करंट चेंज हो गया, करंट चेंज हो गया तो होगा क्या, मैग्नेट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन, फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, लाइक दैट। तो मैग्नेटिक वो जो हमने क्या लिया हुआ है, हमारा जो कोर है हमारा, ओके, वो हम ऐसे लेते हैं, ऐसे चूज करते हैं कि वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए। क्यों ऐसा लिया हमने? क्योंकि अगर हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज भेज रहे, मतलब एक डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो वो अब मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि करंट उसमें से पास हो रहा है, वो मेटल है, वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया, और करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी तो वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्ट, एक साइड डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और दूसरी साइड मैग्नेटाइज हो जाएगा। डन? तो करंट की डायरेक्शन चेंज की, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो होगा क्या कि वो सपोज पहले एक डायरेक्शन हो रही थी तब मैग्नेटाइज हो रहा था, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो वो पहले तो डीमैग्नेटाइज होगा और फिर वो जो डायरेक्शन हुई है सेकंड वाली, वो डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर वापस डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो मैग्नेटाइज हुआ था वो वापस डीमैग्नेटाइज होगा, और फिर वापस जो डायरेक्शन में अभी चल रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो कंटिन्यूअसली ऐसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ये होगा, उसमें हमारा लॉस होगा, क्योंकि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हमने बोल दिया सर करंट भेजा इसलिए मैग्नेटाइज हुआ, करंट में मत भेजो तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं, डीमैग्नेटाइज होने के लिए भी हमें करंट भेजना पड़ेगा, मैग्नेटाइज होने के लिए तो करंट भेजना है, डीमैग्नेटाइज होने के लिए भी करंट भेजना है उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसको छोड़ देंगे, करंट देना बंद कर दिया तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो तो मैग्नेटाइज ही रहेगा। अंडरस्टूड? सो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने में बार बार हो रहा है तो होगा क्या, हमारा पावर ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और वो हमारा लॉस है। तो ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अंडरस्टूड? अब ये हिस्टेरेसिस लॉस है, उसको कम कैसे करें? तो उसको कम इस तरह से कर सकते हैं कि तुम्हारा ये जो कोर है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, अगर बहुत हार्ड मटेरियल ले लिया हमने, बहुत हार्ड मटेरियल से हार्ड आयरन, फेरोमैग्नेटिक, बहुत हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो, ओके। सो बहुत हार्ड अगर ले लिया तो बहुत पावर कंज्यूम करके वो मैग्नेटाइज होगा, बहुत पावर कंज्यूम करके वो डीमैग्नेटाइज होगा, तो वैसा तो हमें फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो लॉस कम से कम रखने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर पाए इसलिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी क्या होती है, वो तुरंत ही मैग्नेटाइज हो जाता है, तुरंत डीमैग्नेट, मतलब जल्दी, कंपेयर टू दी जो हार्ड आयरन होता है उसकी कंपेयर में
जल्दी हो जाता है और पावर कंजम्पशन उतना कंपेयर टू दी अदर मटेरियल उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होता। अंडरस्टूड? सो ये उसका हमारा सॉल्यूशन है। बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन फॉर द कोर वी कैन रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। डन? ओके। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ओके, अब ये क्या है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन? सो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है? जैसे ही हम करंट दे रहे हैं वोल्टेज, तो हम या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वोल्टेज बढ़ रहा है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वोल्टेज कम हो रहा है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़े या कम हो तो चेंज हो रहा है, करंट में भी चेंज हो रहा है। तो होगा क्या, ये जो एटॉम्स है, एटॉम्स मतलब ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा, कोर का मटेरियल, वायर का मटेरियल, ओके, वो सारे जो मटेरियल है, वो मटेरियल मतलब एटॉम से ही बने हुए हैं। तो वो एटॉम क्या करेंगे, बार बार एक तो चेंजेस हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है और करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोग वाइब्रेट हो रहे हैं। कौन लोग? एटॉम्स। वैसे भी वो लोग वाइब्रेट होते ही है, लेकिन ये चेंजेस की वजह से और वाइब्रेट हो रहा है। डन? ओके। तो ये जो वाइब्रेट हो रहे हैं ना, तो जो वाइब्रेट हो रहे हैं दैट इज, वो जो वाइब्रेट हो रहा है वो एक टाइप का लॉस है। क्यों? क्योंकि वो जो वाइब्रेट हो रहे हैं उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो कौन सी एनर्जी? वो जो हम करंट को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो एनर्जी से वो लोग वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ गई उनकी। अंडरस्टूड? तो वो है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। अंडरस्टूड? तो वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है। तो अब करे तो क्या करे, ये वाइब्रेशन कम कैसे करे? तो भाई तुम्हारी डिजाइन जितनी अच्छी हो, जिनके बीच में जगह ही ना हो, ऐसा समझो कि कोई एटॉम है, ऐसे 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 वाइब्रेट हो रहा है और ऐसे जगह ही ना हो, एकदम चिपके चिपके हुए एटॉम्स है, प्लेटिंग सारी एकदम एग्जैक्ट की हुई है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डायमेंशंस से की हुई है, तो क्या होगा, उनको वाइब्रेट होने की भी जगह मिलेगी नहीं। सो वैसे करके मतलब बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट डिजाइन, छोटी वाली डिजाइन, बीच में कोई स्पेस ही नहीं, ये एक एटॉम है, ये दूसरा है, इतनी स्पेस है तो दोनों ऐसे वाइब्रेट करेंगे। स्पेस ही नहीं दी, तू इधर हिलो, अब तो पहले से कम हिलेंगे। डन? ओके। सो कॉम्पैक्ट डिजाइन हम यूज, किसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन? सबकी ये जो हमारी कॉइल है उसकी भी कॉम्पैक्ट डिजाइन के पहला टर्न तुरंत दूसरा टर्न, ऐसा नहीं पहला टर्न यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ये बीच में क्या करना है तो फिर ओके, तो वो लॉसेस बढ़ जाएंगे अगर ऐसा किया तो यहाँ पर कॉइल में भी कॉम्पैक्ट डिजाइन। एंड ये जो हम प्लेटिंग कर रहे हैं ना कि भाई ये जो हमने कोर बनाया प्लेटिंग से ही बनाया ना, एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी, चौथी, तो उनके बीच में भी ज्यादा डिफरेंस रखना नहीं है, जगह ही नहीं। ओके, एग्जैक्ट एकदम मतलब नो स्पेस लाइक दैट। तो जितनी हो सके उतनी कॉम्पैक्ट, मतलब छोटी डिजाइन नहीं बोलते कॉम्पैक्ट, पहले तो लैपटॉप का नाम ही आता था कॉम्पैक्ट, HP एंड कॉम्पैक्ट, ऐसे एक डिजाइन पर्टिकुलरली थी। कॉम्पैक्ट मतलब कि एकदम छोटा सा, मतलब ऐसे करके ऐसे तुम ऑफिस पे लेके भी जा सकते, छोटा सा एकदम 15 इंच का। अभी ऐसे सब बड़ा बड़ा फोन भी, पहले जमाना किसका था? कॉम्पैक्ट का। सबके प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, या फिर सबके चेंज हो रहे हैं इसलिए मार्केट चेंज हो रहा है, या मार्केट ने जानबूझ के सबके माइंड में ऐसे डाला है कि ये चीज अच्छी है। ओके, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइंड में ऐसी डाली हुई है, जैसे कि आईफोन्स, इंडियंस के माइंड में डाला हुआ है कि आईफोन्स, मतलब आईफोन ने टैगलाइन क्या लगाया था पता है, जब इंडिया में प्रमोशन चालू किया था आज से सालों पहले, कि दिस इज नॉट फॉर चीप पीपल, ऐसा कुछ, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन कहने का मीनिंग ये था, दिस इज नॉट फॉर मिडिल क्लास, दिस इज नॉट फॉर चीप, लाइक दैट। तो लोग स्टेटस सिंबल के लिए, हम थोड़ी मिडिल क्लास है, हम तो अमीर लोग हैं, लाइक दैट। तो अमीर है वो तो ले ही रहे थे, लेकिन जो अमीर नहीं है वो भी ले रहे थे, वो अपना बिजनेस कर रहे थे। ओके, तो ये माइंड में घुसा दिया गया कि भाई ये यूज कर रहे हैं, मतलब स्टेटस सिंबल, मतलब ये सबके लिए नहीं है। बोलते हैं ना एसेंशियल क्लास, कि भाई नहीं हम कहीं कोई चीज परचेस करने जाते, ये एक ही है, लास्ट पीस बचा है, सारे बिक गए, और आए ही थे 5, ऐसे नहीं बोलते हम, 5 ही आए थे और ये एक ही है,
ऐसे। और सही में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसा होता है कि भाई ये इतने ही पीस है, तो वो सपोज 3 हो तो वर्ल्ड में पूरे जगह पे 3 ही होंगे। ऐसा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वो मुकेश अंबानी के वाइफ के पास जो फोन है उसके बारे में कुछ ऐसा आया था तो देखा, तो वो एप्पल का ही है, आईफोन ही है, लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड है और उसके अंदर जो फीचर्स है वो फीचर्स वर्ल्ड में 2 या 3 ही ऐसे फोन बाय ऑर्डर बनाते हैं। एप्पल ऐसे बाय ऑर्डर बनाएगी, मुझे ये सब चाहिए, तो वो फीचर्स का फोन बना कर दिया ऐसे, तो सबके लिए थोड़ी बनाएंगे वो ओके तो ऐसे चार्ज भी करेंगे। सो ये दिमाग में डाला हुआ चीज है बिजनेस करने के लिए, हमें अपना दिमाग यूज करना है। ओके 2 तरीके से मतलब हो सकता है क्या कि डिजाइन कॉम्पैक्ट हम रख दे। ओके अगर हम अपनी डिजाइन कॉम्पैक्ट रखे, जगह ही ना हो तो फिर कैसे होगा, अंडरस्टूड। ओके एंड लास्ट हमारा है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो लीकेज ऑफ मैग्नेट तुम्हारी बुक में शायद फर्स्ट ही होगा ये। ओके सो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या कि जैसे कि हम यहां हमने क्या बोला कि यहां पे हम करंट दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स कोर थ्रू जाके सेम वे यहां जाता है, लेकिन ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। ओके जहां पे एनर्जी लॉस 0 होता है। एक्चुअल में यहां से यहां सारा जाएगा नहीं, लॉस हो जाएगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां है वो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जितना हमें प्रोड्यूस करना है उतना सेम वे दूसरी साइड जाने वाला नहीं है, कम जाएगा। तो वो जो कम जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना होना चाहिए उतना हो रहा नहीं है, लीकेज हो गया। ओके सिंपल है ये तो उसका क्या करें सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं, तुम्हें ड्रॉ तो यही फिगर करनी है जो तुम्हारे बुक में सिंपल फिगर गिवन है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या करते हैं कि ये जो एक कोर है उसको ऐसे बॉक्स टाइप कोर बनाया जाता है, और जैसे कि यहां पर एक एंड पर ये हमने ऐसे कॉइल बनाई, तो बीच वाला ये जो पार्ट है वहां पर ऐसे हमने कॉइल बनाई, और ये जो सेकंड है वो वाइंडिंग्स भी यहीं पे की जाती है, वही जगह पर। ऐसा नहीं एक यहां एक यहां, जो जैसे ये रॉड है यहां पर मैंने वाइंडिंग की, तो उसी के बीच में जहां पर जगह है वहां पर मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग भी कर दी है। ओके सो होगा क्या, यहां पर एक प्राइमरी वाइंडिंग से कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अब तो वही जगह पे तो सेकेंडरी है, इतना कुछ पास करके नहीं जाना है, ये पास करने में ही तो लीकेज हो रहा है, पास करना ही नहीं है, जहां पे प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे ले लिया, तो जहां पे प्रोड्यूस हुआ वहीं पे सेकेंडरी ने ले लिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये जो लीकेज है वो हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अगेन जितना प्रोड्यूस किया 100% तो नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी सारे छोटे छोटे लॉसेस भी होंगे ही, बट इतना सारा जो पास करके यहां आना था वो तो रह गया ना, वो तो तुमने प्रोड्यूस किया और तुरंत ही ले लिया, लाइक दैट। तो एक ही कोर पर और से कोर के एक ही पार्ट पर दोनों वाइंडिंग्स होती है, तो जैसे यहां पे प्राइमरी और फिर वहीं से सेकेंडरी, तो जो प्रोड्यूस हुआ वही डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर हो गया, अंडरस्टूड। तो उससे हम लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय दिस वे हम रिड्यूस कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये पूरा का पूरा था ट्रांसफॉर्मर एंड एनर्जी लॉसेस इन दी ट्रांसफॉर्मर, अंडरस्टूड। सिंपल था, समझ में आ गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जो न्यूमेरिकल बाकी है दैट वी विल डिस्कस, बट थियरी वाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, ओके।